नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की पूरी सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है। इसी कड़ी में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहाँ पे देखेंगे तो अप्रोक्स आपको 50 के आसपास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे सबसे अधिक आपको कंसेप्चुअल प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और ख़ासकर यूपीएससी हो गया या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का, ये बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार इलाका है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप लोग पूरे प्रश्न को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरा जो समझाने का जो पैटर्न होता है, शुरुआती तौर पे जितना भी प्रश्न आता है यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि उसको एक बड़े डायमेंशन के अंतर्गत समझाने की कोशिश करूँ। जो भी इसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट सबको मैं समाहित करने की कोशिश करता हूं, ताकि बीच बीच में जब भी कोई वन लाइनर प्रश्न आए तो उसको एक बार में ही वहां पे समय हमारा बच जाता है, आसानी से उसको हम लोग टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए। और आने वाले दिनों में, जैसे मैं आप लोगों को रोज़ बोलता हूँ, करेंट अफेयर जनवरी से लेके पूरा आपको अगस्त सितंबर तक, जैसे कि बीपीएससी को ध्यान में रख के पूरा कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके अलावा घटना चक्र की बाकी अन्य जो भी सीरीज है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी ऑलरेडी चल रहा है, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, सबको बारी से इसी तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी। और इस तरीके से कंप्लीट कराने में देखिए समय लगता है, और मैं बार बोलता हूँ आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो बिल्कुल इसी को आप लोग फॉलो करते रहे, कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में एक शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, होम चार्जेज। इसी को गृह शुल्क के रूप में आप समझ सकते हैं। भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियाँ होम चार्जेज की संघटक थी? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ पे, भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला निधि। अब देखिए, भारत के बाहर अगर युद्ध हुआ है, जैसे कि नेपाल से भी युद्ध हुआ है, इधर बर्मा देश से भी हुआ है, अफगानों के साथ भी हुआ है, आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ है, तो वहाँ पे भारतीय खजाने से ही पूरी तरीके से व्यय कराया जाता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, उसी तरीके से यूरोप में बहुत सारा युद्ध लड़ा गया। तो वही ज़रूरी नहीं था यहाँ पे कि भारत के बाहर जितना सारा युद्ध लड़ा गया वहाँ पे भारतीय खजानों का ही यहाँ पे प्रयोग किया गया। पूर्णतः ये सही नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए होम चार्जेज। अब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे शुरुआती में हम लोग तौर पे बात करें, जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एकदम समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? चूँकि व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, सीओडी का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पूरा कंपनी में कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन आगे चल के जल्द ही इस पे सुधार कर लिया गया। 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आएगा तो उसमें यहाँ पे कंपनी का जो कार्य था, व्यापारिक कार्य, राजनीतिक कार्य को बिल्कुल यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया। अर्थात अब यहाँ पे देखेंगे तो सीओडी की शक्ति का कहीं न कहीं यहाँ पे विकेंद्रित कर दिया गया। यहाँ पे सीओडी हो गया और दूसरा यहाँ पे बनाया गया बीओडी। अब सीओडी का संबंध यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियाँ, चूँकि अब आपको ध्यान देना है कि बक्सर के युद्ध के बाद से धीरे धीरे कंपनियों को जो इंटरेस्ट है व्यापार में तो था ही, धीरे धीरे भारत की राजनीतिक गतिविधियों पे, भारत के इतने बड़े भूभाग पे भी यहाँ पे उनका इंटरेस्ट होने लगा। खासकर पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद जब मराठा पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए तो उसका फ़ायदा यहाँ पे अंग्रेज़ों को मिला ही मिला। अब बीओडी का यहाँ पे कार्य हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से। अब आगे चल के आपको ध्यान देना है, जैसे 1857 की क्रांति के बाद से आपको पता होना चाहिए कि 1858 का जो एक्ट यहाँ पे लाया गया, भारतीय गवर्नर मतलब ठीक है, भारतीय अधिनियम एक्ट यहाँ पे लाया गया। इसी का एक और नाम दिया जाता है गुड गवर्नर अधिनियम, गुड गवर्नर
एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए 1858 का जब एक्ट लाया गया तो पूरी तरीके से भारत को एक वस्तु की तरह ब्रिटिश क्राउन का पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल में यहाँ पे रख दिया गया। जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर कंट्रोल में रख दिया गया तो बीच में ये सारे जो COD है, BOD है, इनका कोई काम नहीं रह गया, अर्थात इनको पूर्णतः यहाँ पे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था लाई जा रही है, यही आपको समझना है। और वो जो नई व्यवस्था है भारत पे कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पे वायसराय बना दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे एक नया पद का सृजित किया गया जिसका नाम था भारत सचिव। कई जगह आपको, ठीक है, भारत का राज्य सचिव के रूप में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये सर्वप्रथम बनाया गया था लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया था भारत सचिव के रूप में। और इसको सहयोग देने के लिए 15 सदस्य होते थे। बेसिकली देखा जाए तो भारत जो सचिव होता था ये ब्रिटेन की संसद का, मंत्रिमंडल का ही ये हिस्सा हुआ करता था, मंत्रिमंडल का ही ये सदस्य हुआ करता था। महारानी के अनुशंसा पे, ठीक है, कहा जाए तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा पूरा, ठीक है, इस पद को यहाँ पे दिया जाता था। क्योंकि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री की शक्ति यहाँ पे देखा जाए, संसदीय जो शक्ति है, खासकर गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से देखेंगे तो काफ़ी बड़े मात्रा में संसद को राजा के अधिकार से, महारानी के अधिकार से, ठीक है, अधिक अधिकार यहाँ पे मिलने लगा था। तो भारत सचिव का पद यहाँ पे सृजन किया गया। अब यही आपको समझना है कि ये जो भारत सचिव का जो पद है, एक तरफ देखा जाए संसद और दूसरे तरफ देखा जाए यहाँ पे जो कंपनी मौजूद थी भारत पे, दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि संसद को कोई जवाब मांगना हो तो ये नहीं जाएगा वायसराय के पास, नहीं जाएगा, संसद को जाएगा, ठीक है, भारत सचिव के पास कि देखो भारत से संबंधित हमें ये रिपोर्ट चाहिए, भारत पे क्या हो रहा है वर्तमान में। तो यहाँ पे भारत सचिव का जो पद है ये बिल्कुल एक मध्यस्थ की तरह हो गया। अब बड़े मज़े की बात है यहाँ पे कि देखिए नाम है भारत सचिव और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का ये हिस्सा था। अब यही आपको समझना है कि अब ये जो रहता कहाँ था, देखिए रहता था ब्रिटेन में, लेकिन इसका जो खर्चा पानी होता था पूरा का पूरा, जैसे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, ये सारा का सारा यहाँ पे भारत से दिया जाता था। भारत के खजाने से इसको यहाँ पे दिया जाता था। इसके अलावा और भी जैसे 15 सदस्य अधिकारी थे, इनका भी वेतन, पेंशन सब भारत के खजाने से दिया जाता था। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। इसी को यहाँ पे बोला जाता है होम चार्जेज। इसके अलावा जो भी सैनिक वगैरह है, यहाँ पे जो भी कर्मचारी वगैरह है, सब यहाँ पे कहीं न कहीं काम कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उनका जो वेतन है, पेंशन है, सब यहाँ पे भारत के खजाने से दिया जा रहा था। तो अब यही सारी बातें हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न को पूछा गया है कि होम चार्जेज देख पा रहे हैं, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए, इंडिया ऑफिस का मतलब है यहाँ पे भारत सचिव का कहीं न कहीं ऑफिस होगा। उसके बाद भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, देखिए यही एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, क्योंकि अब जो PCS वगैरह में वन लाइनर का ज़माना धीरे धीरे जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। EPPCS है, BPSC है। इस बार हरियाणा PCS का जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही डराने वाला हुआ है। उसमें जो प्रश्न का जो लेवल है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको 2 घंटे में प्रश्नों को पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हर जगह यहाँ पे कथन और कारण यहाँ पे लगाया है, कथन और कारण। सोचिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई नहीं करते हैं कंसेप्चुअल वे में, तो हमेशा समस्या देगा ही देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एक शब्द लगा है इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। देखिए इम्पीरियल प्रेफरेंस का मतलब होता है शाही प्राथमिकता, अर्थात ब्रिटेन के हित में, राजा के हित में जो होगा, कोई भी नियम कानून होगा, सबसे पहले उसी को यहाँ पे पालन किया जाएगा। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए गलत है। ब्रिटिश हित के लिए, भारतीय हित के दमन के लिए भी गलत है।
भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंडों को दी जा रही तरजीह के लिए भी बिल्कुल गलत है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब इसको आप समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। जैसे कि भारत ब्रिटेन व्यापार हो रहा है, भारत ब्रिटेन जब व्यापार हो रहा है तो शुरुआती तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे तो ब्रिटेन जो भी भारत से वस्तुएं आयात करता था या फिर आगे भी ब्रिटेन भारत से जो भी वस्तुएं आयात करता था, ये आयात जो शुल्क होता था बिल्कुल नाम मात्र का होता था, जीरो होता था, नाम मात्र का या फिर नहीं ही यहाँ पे होता था। लेकिन वहीं जब ब्रिटेन से कोई वस्तु ब्रिटेन से जब निर्यात किया जाता था, भारत में निर्यात किया जाता था, तो ये लोग इसमें बहुत बड़ी चार्ज लगाता था, बड़ी चार्ज यहाँ पे लगाता था। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसका फ़ायदा किसको होगा? अंग्रेज़ों का होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्त भी उनका है, पट भी उनका है, एक तरीके से कह सकते हैं। आयात पे बिल्कुल वे नॉमिनल चार्ज लगा रहे हैं और जो वस्तुएं अपने यहाँ से निर्यात कर रहे हैं उस पर लोग भारी भरकम चार्ज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुनाफा है हर हाल में किसको हो रहा है? अंग्रेज़ों को ही यहाँ पे हो रहा है। और यही है इम्पीरियल प्रेफरेंस भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? कोई भी स्वतंत्र उद्योगों का विकास नहीं हुआ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं उद्योगों के विकास के लिए तो दो तरीके से होता है। एक तो यहाँ पे सरकार करे। अब समझना है आपको, भारत के संदर्भ में लगभग उस 18वीं 19वीं शताब्दी के दौर पे वहाँ पे तो लगभग हर जगह राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी पूरी तरीके से। तो यहाँ पे सरकार जैसी चीज़ है पूरी तरीके से राज सत्ता में ही यहाँ पे केंद्रित होती थी। तो फिर अपना भला चाहेगा, वो उद्योग वगैरह क्यों लगाएगा, खुद सोचिए आप। दूसरा चीज़ है यहाँ पे लोगों के द्वारा। अब यही जो लोगों के द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, फिर अमेरिका हो गया, तो यहाँ पे मिडिल वर्ग का बहुत बड़ा रोल होगा। मिडिल वर्ग के लोगों ने आधुनिकता को, प्रौद्योगिकी को, विज्ञान को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा जमा पूंजी को वे लोग यहाँ पे इकट्ठा करके उसमें लगाता था। तब जाके वहाँ पे पूरी तरीके से औद्योगिकरण का विकास हुआ और वही मिडिल क्लास एक बार ठीक है आगे जाके कैपिटल वर्ग में कह सकते हैं, पूंजीपति वर्ग में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस चल रहा है, आज भी कहीं न कहीं वही चीज़ है। हर एक मिडिल क्लास जीतोड़ मेहनत करता है उस कैपिटल क्लास में जाने के लिए, उस उच्च वर्ग में जाने के लिए। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे धनिक वर्ग द्वारा जो भी भू संपत्ति में निवेश करने को यहाँ पे तरजीह यहाँ पे दिया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो भी धनिक वर्ग में देखा जाए, खासकर बंगाल के क्षेत्रों की तरफ, तो अधिकतर मात्रा में लोग ज़मींदार ही लोग होते थे। ज़मींदारों को जब मुनाफा होता था तो ये लोग कृषि में दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि एक बार मुनाफा हुआ तो इन्वेस्टमेंट करो और अधिक मुनाफा होगा। ज़मींदारों का मुनाफा होने का मतलब है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, बड़े बड़े आलीशान कोठियाँ बनवाना, यही था इनका शानो शौकत वाली लाइफ। चूँकि वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद है, उस राजा के अंतर्गत ही यहाँ पे ज़मींदार रह रहा है। खुद सोचिए, अब राजा इतना भव्य दरबार में रह रहा है, ज़मींदारों के पास पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो ज़मींदारों को भी लग रहा है कि हम भी एकदम राजा की तरह रहें। यही तो है सामंतवादी सिस्टम। तो इसीलिए भारी उद्योगों का अभाव गलत है, विदेशी पूंजी की कमी ये भी गलत है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये तो भारत में कभी ऐसा रहा ही नहीं है। लोहा कोयला पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विल पावर, जो धनिक वर्ग की इच्छा ही नहीं थी कि हमें औद्योगिकरण करना है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? आप लोग कमेंट करते रहें। विलेजली है, वारेन हेस्टिंग्स है, कॉर्नवालिस है, डफरिन है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कॉर्नवालिस। अब यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इस्तमरारी बंदोबस्त को देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त का एक मिला जुला रूप है जो उससे पहले लगाया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा, जिसको बोला गया इजारेदारी प्रथा। ये पूछा जा सकता है, इजारेदारी प्रथा को लगाया गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा, मुर्शिद कुली खां के द्वारा लगाया गया था। लेकिन आगे चल के एक ठोस व्यवस्था के रूप में लगभग देखेंगे 1793 के आसपास कॉर्नवालिस के द्वारा
कॉर्नवालिस के द्वारा, जो कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल लगभग देखेंगे तो 1789 के आसपास बन के आया हुआ था। अब इस कॉर्नवालिस के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश कीजिए उस ब्रिटेन के इतिहास के संदर्भ में कि ब्रिटेन के हाथ से ऑलरेडी उसका एक बहुत अच्छा खासा बड़ा उपनिवेश, अधिक लाभ देने वाला उपनिवेश अमेरिका 1776 में जो अमेरिकी क्रांति हुई उसके हाथ से जा चुका था। अंग्रेजों को लगा कि एक उपनिवेश अगर हाथ से चला गया है तो दूसरे उपनिवेश को हम लोग किसी भी तरीके से हाथ से जाने ना दें, इसीलिए ज़रूरी है कि अमेरिकी जैसे उपनिवेशों को, जैसे ब्रिटेन को लोग बहुत ढील दिया वहाँ पे, तो भारत के संदर्भ में लोग एकदम ढील देना नहीं चाहता था, हर हाल में भारत पे कंट्रोल करना चाहता था। और कॉर्नवालिस की बात करें तो ये भी उसी विचारधारा से आया हुआ था। कॉर्नवालिस भी देखेंगे तो ज़मींदार बैकग्राउंड से था, तो ज़मींदार, इसके भी ज़मींदारी व्यवस्था इसके भी खून में बह रहा था। तो इसीलिए जब कॉर्नवालिस आया तो 1793 में जब इसके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया, अस्थाई बंदोबस्त जब लगाया गया, तो इसने ज़मींदारों को ही यहाँ पे तरजीह दिया। यहाँ पे हुआ क्या था, जैसे आपको पता है, ज़मींदारी व्यवस्था ज़मींदारों को ही यहाँ पे एक झटके में इसने पूरे के पूरे भूमि का मालिक बना दिया। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको हम लोग बांट देते हैं, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है ताकि एग्ज़ाम में अगर इसके इर्द गिर्द प्रश्न आए तो आपको ये नहीं लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है। जैसे कि इसको इस्तमरारी बंदोबस्त बोला जाता है, जैसे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग इस्तमरारी। दूसरा है यहाँ पे जागीरदारी, इसी को बोला जाता है मालगुजारी। आप जो मालगुजारी आज भी देखेंगे तो गाँव में एक प्रचलित शब्द है, वैसे ही है यहाँ पे विस्वेदारी। सारे के सारे ये जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ये परमानेंट सेटलमेंट का नाम है, अस्थायी बंदोबस्त का ही नाम है। अब इसमें हुआ क्या था आपको समझना होगा। कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों को भूमि का पूरा क्या कर दिया, मालिक बना दिया, पट्टा दे दिया। बदले में अब जो भी ये ज़मींदार हुआ करते थे, सोचिए ज़मींदार के पास अगर इतने बड़े भूमि का वो मालिक है तो ज़मींदार तो खुद कृषि नहीं करेगा, जो भी छोटे मोटे यहाँ पे रैयत होते थे यहीं इस भूमि पे पूरा का पूरा ये लोग कार्य करते थे। अब कॉर्नवालिस ने बोला कि ज़मींदार को, जो भी ज़मींदार है यहाँ पे, कि अगर ये भूमि तुम्हारी है तो तुम यहाँ से क्या करो, जो भी कर वगैरह है, जो भी लगान वगैरह है तुम वसूलो, और लगान जब वसूलो तो उसका 10/11 भाग हमें दो और 1/11 भाग तुम ले लो यहाँ पे। अब यहीं आपको समझना है। 10/11 का मतलब क्या है, सोचिए अगर कॉर्नवालिस ने ज़मींदारों ने अगर 100 रुपया कर वसूला तो उसका 10/11 भाग अप्रोक्स देखेंगे तो 90 रुपया कंपनी के पास चला जाता था, और यहाँ पे जो बाकी का जो बच गया 10 रुपया, जैसे कि 100 × 1/10 यही मिल रहा है, 1/11 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो मान के चलिए लगभग ठीक है 90 रुपये के आसपास यहाँ पे, 90 नहीं होगा, 10 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे किसके पास आ रहा है, ज़मींदारों के पास आ रहा है। अब यही व्यवस्था, जैसे नाम से ही लग रहा है आपको परमानेंट सेटलमेंट, ये 1793 में लगा और चला कब तक, ये आज़ादी के बाद तक चला। 1954 तक परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे भारत में लगा रहा। इसका मतलब कि जो उस समय जो यहाँ पे दर फिक्स की गई है, यहाँ पे लगान की, भू राजस्व की दर जो फिक्स की गई है उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। और ज़मींदारों पे लाया गया, ध्यान से देखते चले, यहाँ पे सूर्यास कानून भी लाया गया। सूर्यास कानून, अगर कोई भी ज़मींदार अगर लगान देने में देरी करता है, नहीं दे पाता है, तो फिर उसको एक निश्चित डेट अवधि के सूर्योदय नहीं कहेंगे, सूर्यास्त तक उसकी ज़मींदारी को यहाँ पे नीलाम कर दी जाएगी। यही व्यवस्था उस समय यहाँ पे चल रही थी। अब देखेंगे, अब इसी के इर्द गिर्द बहुत सारा प्रश्न बन जाएगा। चलिए, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? देखिए 1793 में कॉर्नवालिस के समय अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? किससे किया था कॉर्नवालिस ने? ज़मींदारों से किया हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, किसके साथ किया गया था? ज़मींदारों के साथ कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? यहाँ पे एक शब्द लगा हुआ है, अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। देखिए उसका तो नाम है कर्नवालिस। 1793 में जो व्यवस्था लाया, लगभग ये 1954 तक इसी तरीके से चलता रहा। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की, अब थोड़ा बहुत मैं आपको कॉन्सेप्चुअल में मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिए कर्नवालिस तो लगभग 1788-89 के आसपास आया। उससे पहले देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स था, बंगाल का गवर्नर जनरल। खुद बंगाल का गवर्नर के रूप में क्लाइव हुआ करता था। तो क्या इन लोगों ने कुछ नहीं किया होगा? खुद आप सोचने का समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्लाइव लगभग देखा जाए बक्सर के युद्ध के बाद से, खासकर इलाहाबाद की संधि के बाद से, तो इस सबको दीवानी यहाँ पे मिल ही गया था। क्लाइव जो खुद यहाँ पे बंगाल का गवर्नर बना, इसने रेवेन्यू सिस्टम को पूरी तरीके से क्या किया, भू राजस्व को बढ़ा के, भू राजस्व का जो दर क्लाइव ने इतना अधिक रखा हुआ था और भू राजस्व की जो वसूली थी कंपनी के द्वारा, कंपनी के जो भी लोग होते थे उसके द्वारा वसूली की जाती थी। इसीलिए देखेंगे यहाँ पे तो पर्याप्त मात्रा में जो क्लाइव का जो टाइम पीरियड है भ्रष्टाचार से यहाँ पे युक्त था। अर्थात आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्लाइव के समय देखा जाए तो कोई स्पष्ट ढांचा यहाँ पे मौजूद नहीं था। अब दूसरे नंबर पे आएगा, जैसे हम लोग बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स आएगा तो वारेन हेस्टिंग्स भी कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया। जैसे कि इसने क्लाइव के जो भी यहाँ पे नियम कानून था उससे एक अलग नियम कानून भू राजस्व को लेकर स्थापित करने का प्रयास किया। वारेन हेस्टिंग्स ने भूमि का नीलामी करना शुरू कर दिया, और इस नीलामी से आपको ध्यान रखना है कि ज़मींदारों को यहाँ पे दूर रखा गया। चूँकि वारेन हेस्टिंग्स से मानना था कि अगर ज़मींदार इसी भूमि के नीलामी में आ गए तो ज़मींदारों से भी चूँकि अंग्रेज़ों को क्या होता था, आय की प्राप्ति होती थी। तो इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स चाहता था कि सांप का सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। तो भूमि का जो नीलामी किया जाता था, इससे भी देखेंगे तो भू राजस्व की दर अधिक बढ़ गई। नीलामी होता था, किसान लोग ज़बरदस्ती देखेंगे तो होता है ना कि अपने क्षमता से अधिक चीज़ों को वहन करना, जिसकी वजह से भू राजस्व, ऋण जाल, ये सब यहाँ पे समस्याएं आने लगी। फाइनली यहाँ पे कृषि को ही यहाँ पे नुकसान पहुँचा, और कृषि को नुकसान पहुँचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे किसानों की स्थिति क्या होना, यहाँ पे ख़राब होना, तो कृषि में गिरावट। अब यहाँ पे जब आएगा कर्नवालिस, अब ये जो कर्नवालिस आएगा तो कर्नवालिस क्या कर रहा है, इसको भी देख रहा है, क्लाइव को भी देख रहा है, वारेन हेस्टिंग्स को भी देख रहा है। वारेन हेस्टिंग्स को देखा जाए तो यह प्रयोग की प्रक्रिया के दौर से गुजरता रहा, प्रयोग ही करता रहा, कोई स्पष्ट ढांचा इसके समय भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो मैंने बताया था कभी कर्नवालिस का जो बैकग्राउंड था, क्या इसका बैकग्राउंड था, खुद ही जमींदारी बैकग्राउंड का था, और जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई थी उस समय ब्रिटेन में, जो कि अमेरिका ऑलरेडी उसके हाथ से निकल गया था। तो भारत में हर हाल में क्या करना था, कड़ाई करना था, और एक ऐसा सिस्टम लाना था जिससे नियमित आय यहाँ पे बना रहे। तो इसीलिए कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को लाया, जिससे कि कंपनी को नियमित आय यहाँ पे होता रहे। इस प्रकार से देखेंगे तो जहाँ क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरता रहा सब, वहीं कर्नवालिस ने आके भू राजस्व को लेके एक अस्थायित्व को प्रदान दिया। चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, 1793 ईस्वी में। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है?
अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, अंग्रेजों की क्या कोई ऐसी मंशा होगी? नहीं होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है? कानून विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई, इसका कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजों की तो मंशा थी कि जमींदार बिल्कुल हमारा चाटुकार बन के रहे, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसीलिए देखिए सर, जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न यूपीएससी के द्वारा ही पूछा जाता है, अभी स्टेट पीसीएस भी काफ़ी पूछ रहा है, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब एक वह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है, गलत हो जाएगा। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, अंग्रेज लोग क्यों चाहेगा कि पूरी तरीके से जुडिशियल सिस्टम को अच्छा बना कर रखा जाए? ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, कथनों में से कोई यहाँ पे सही नहीं है। अब इसका थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेनेशन देखने का प्रयास कीजिए। देखिए कॉर्नवालिस जब आया, कॉर्नवालिस जब यहाँ पे आया, जब इसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया, परमानेंट सेटलमेंट जब लगाया गया, तो जो भूमि का अधिकार किसको दे दिया? जो भी मध्यस्थ लोग थे, या फिर बिचौलिए कह सकते हैं, यही मध्यस्थ बिचौलिए, इसी को आप जमींदार के रूप में भी समझ सकते हैं, जमींदार के रूप में। तो पूरा का पूरा इन जमींदारों को अधिकार दे दिया गया भूमि का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए भूमि का कई प्रकार होता था। भूमि के प्रकार खासकर अगर लास्ट में जो चल रहा था, जैसे कि जो बंगाल का नवाबी सिस्टम था, मुगल काल था, सल्तनत व्यवस्था था, तो उसमें कई प्रकार के भूमि का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। जैसे कि एक होता था चारागाह भूमि, चारागाह भूमि, एक होता था अनुदान भूमि, अनुदान भूमि, कुछ भूमि होता था सामूहिक भूमि, सामूहिक भूमि। अब यही कॉर्नवालिस ने क्या किया कि पूरे के पूरे एरिया में, सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई एक एरिया है, तब जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे सबका सब निजी ही संपत्ति होगा, जमींदार का ही संपत्ति होगा, या फिर एक किसान का ही संपत्ति होगा। कुछ इसी जगह पे हो सकता है कि चारागाह भूमि हो, कुछ इसी जगह हो सकता है सामुदायिक भूमि हो, कुछ यहाँ पे हो सकता है अनुदान भूमि हो। कॉर्नवालिस को ये सब नहीं समझ में आया। कॉर्नवालिस ने एक झटके में पूरे के पूरे भूमि को क्या कर दिया? जमींदारों को कह सकते हैं कि अधिकार दे दिया, अधिकार दे दिया। जो भी यहाँ पे जो निजी भूमि होती थी किसानों की, जो निजी भूमि होती थी किसानों की, छोटे छोटे जिनको रैयत बोला जाता है, उसका भी अधिकार कॉर्नवालिस ने जमींदारों को दे दिया। अब यही समस्या है। अब कॉर्नवालिस ने तो अधिकार दे दिया जमींदारों को, अब जमींदार लोग बिल्कुल यहाँ पे अड़ा हुआ है। समस्या किन लोगों को आई? किसानों को आई, किसानों को आई। और यही कारण है कि बंगाल में देखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों के आने के बाद से किसान और ज़मींदार एक दूसरे से यहाँ पे लड़ते रहे। आगे चल के देखेंगे पापना विद्रोह वगैरह होगा। उन किसानों को अपने वास्तविक शोषणकर्ता का पता नहीं होता है। बोलते भी है कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बन के रहना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे सब तो उसी सिस्टम के अंतर्गत ही इनके साथ यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये काफ़ी लंबे समय तक लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो आई होप चीज़ों को आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। अब जब लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा? कानूनी विवाद, कानूनी पेच फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अब एग्जैक्ट यही प्रश्न यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, पूछ लिया। देख पा रहे, कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में क्या दी गई? प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कारण यही था जमींदार वर्सेस किसान, भूमि के अधिकार को लेके, निजी पट्टे को लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे चिर अस्थाई बंदोबस्त। अब देखिए एक नया नाम आ गया, चिर अस्थाई बंदोबस्त, लेकिन यहाँ पे हिट कर दिया 1793 में। इसका मतलब कि अस्थाई बंदोबस्त है। इसके अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था? अब इसे भी समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगर देखिए पूरे पूरे भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो भूमि के मालिकाना हक को लेकर बहुत ही विवाद रहा है। भूमि के मालिकाना हक को लेके बहुत ही लंबे समय तक ये विवाद रहा ही रहा है। चाहे हम लोग बात कर ले प्राचीन काल से, या फिर हम लोग मध्यकाल या फिर यहाँ पे ब्रिटिश काल की बात कर लें,
ब्रिटिश काल की बात कर ले। जैसे प्राचीन और मध्यकाल की बात करें तो यहाँ पे सर्वे सर्वा यहाँ पे शासक ही होता था। अब शासक भी होगा तो सपोज करिए कि उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रजा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो किसी का भूमि अधिक होगा उसके निजी संपत्ति के रूप में, किसी का यहाँ पे कम होगा, ये तो चलते रहेगा ना। लेकिन अब यही कहना है इतिहासकारों के द्वारा कि असली जो किस भूमि का कौन मालिक है, स्वामी है, ये शुरू से ही यहाँ पे विवाद की स्थिति रहा ही रहा है। अब इस विवाद को देखा जाए तो कर्नवालिस आया, न आओ देखा न ताओ देखा, उसने एक झटके में क्या किया, इतनी जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को कर्नवालिस ने सारे के सारे भूमि के मालिक को, यहाँ पे ज़मींदारों को बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने एरिया में अस्थाई बंदोबस्त लगा है उतने ही एरिया में ना मालिकाना हक होगा ज़मींदारों का। चूँकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे पता है अस्थाई बंदोबस्त भी लगा था, रैयतवाड़ी हो गया, महलवाड़ी भी लगा था। आगे चल के सब मैं बताऊँगा किन किन क्षेत्रों में कितना कितना लगा हुआ था। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ज़मींदारी पूरे का पूरा अधिकार किसको दे दिया, ज़मींदारों को यहाँ पे दे दिया। ज़मींदारों को यहाँ से क्या हो गया, मालिकाना हक मिलने लगा, जो कि ज़मींदारों को 1/11 जो भाग था पूरे भू राजस्व का अपने पास यहाँ पे रखना होता था। अब ये सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी समस्या को बढ़ते हुए जो कि किसानों और ज़मींदारों के बीच खास करके मैंने बताया था भूमि के प्रकार को लेके, आगे चल के देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद से लगभग 1859 में इस एक्ट को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि रेंट एक्ट लाया गया, रेंट एक्ट यहाँ पे लाया गया और भूमि के बढ़ते विवाद के मामले को देखते हुए यह बताया गया यहाँ पे इस एक्ट में कि जो भी किसान 10 या 20 साल से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो भी किसान 10 या 20 साल से अगर किसी अपनी भूमि को, माने कोई भी भूमि को अगर लगातार अगर वे जोत रहे, 10 साल नहीं एक्चुअली 12 साल है, 12 और 20 साल के आसपास से, तो भूमि का मालिकाना हक किसको मिल जाएगा, यहाँ पे किसानों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस विवाद ने कुछ हद तक, इस एक्ट ने कुछ हद तक यहाँ पे इस विवाद को कम करने का प्रयास जरूर किया था। अब यहीं से देखेंगे तो जो ज़मींदार जो लोग हैं पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के गोद में जाकर बैठ गया। बहुत सारे जो ज़मींदार थे, सब नहीं थे, उसी में कुछ कुछ थे ना यहाँ पे अपने, मतलब कह सकते हैं कि स्वाभिमान के लिए वे किसी भी प्रकार से समझौता नहीं कर सकते थे। लेकिन अधिकतर जो ज़मींदार थे पता चल गया उनको कि अंग्रेज लोग जो चाहे जैसे भी चाहे, ठीक है, नियम कानून बना के किसी भी एरिया के बाउंड्री को यहाँ पे बदल सकता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का निर्णय क्या था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का निर्णय क्या था, यहाँ पे भू राजस्व का देख पा रहे हैं, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना एक जगह थोड़े था, ये तो सारे ही क्षेत्रों में यही था। अब यहाँ पे थोड़े उद्देश्यों की हम लोग बात कर ले कि आखिर परमानेंट सेटलमेंट लागू क्यों किया गया। परमानेंट सेटलमेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे हर एक प्रश्न में कि आपको कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट, अलग अलग आइडियाज सीखने के लिए मिल रहा है, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, पूछ ही रहा है। ध्यान से देखिए परमानेंट सेटलमेंट नंबर हम लोग बात करें आर्थिक कारण को लेके, तो इसमें बेसिकली अंग्रेज़ों का यही मोटिव था कि एक निश्चित जो रकम है हमें कंटिन्यू रूप से हमें मिलता रहे, और ज़मींदारों के पास जो भी यहाँ पे कमाई होगी, ज़मींदार उसको कृषि में लोग क्या करें, निवेश करें। इसे कृषि में निवेश होने से और अधिक मुनाफा होगा ही होगा। अब यही समझना है कि क्या ज़मींदार लोग कृषि में निवेश कर रहा था या फिर कोठियों में निवेश कर रहा था। आगे चल के तो ज़मींदारों की जब गाढ़ी कमाई होने लगी तो ये लोग भी बिल्कुल जो अंग्रेज़ों की शान और शौकत था उसी तरीके से ये लोग भी रहने लगा था। एक बार ज़मींदार राजा की कॉपी करते थे, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की कॉपी करते थे। आगे चल कर ज़मींदार शहरों में जाकर बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के रहने लगे। तो अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से सोचा था वो यहाँ पे नहीं हो पाया। आखिर ज़मींदारों को ही यहाँ पे क्यों दिया गया, आप यही आपको समझना है। देखिए इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ऑलरेडी क्लाइव ने क्या हुआ था, क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को लेते हुए, जो कि था उसमें शाह आलम जो सेकेंड था मुग़ल बादशाह, उससे बाकायदा हस्ताक्षर करवा के इसकी दीवानी ले ली गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने दीवानी लेने के बाद भी डायरेक्ट यहाँ पे भू राजस्व नहीं वसूला, बल्कि इन सारे क्षेत्रों में मोहम्मद राजा खान जैसे बंगाल में उप दीवान बनाया गया, बिहार में जैसे सिताब राय को बनाया गया, वैसे ही यहाँ पे
उड़ीसा के तरफ राय दुर्लभ को बनाया गया। तो आखिर अंग्रेज लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? रेवेन्यू को आसानी से कलेक्ट करने के लिए, ताकि अपने जो लोग होंगे जाएंगे, जिस तरीके से पहले सिस्टम चल रहा था वैसे ही ये लोग वसूल के ला के, अब मालिकाना हक बदल गया। पहले जाके लोग नवाब को देता था, अब आके लोग अंग्रेज को देगा, सब यही चल रहा था। और उस समय शुरुआती तौर पे अंग्रेज़ों के पास इतना प्रशासनिक कंट्रोल, राजनीतिक कंट्रोल भी नहीं था। अभी शुरुआती दौर है, अगर उस समय अंग्रेज लोग खुद वसूलता तो तुरंत यहाँ पे मारकाट, हिंसा, झड़प भी हो सकती थी। दूसरा कारण यहाँ पे है, यहाँ पे प्रशासनिक कारण, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया। प्रशासनिक कारण के अंतर्गत अभी मेंशन किया कि लगान वसूली जितनी हो सके आसानी तरीके से आ सके, प्रशासनिक समस्या ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ज़मींदार था, अब देखेंगे इन ज़मींदारों के पास पुलिस जैसे अधिकार यहाँ पे हुआ करता था। पुलिस अधिकार लठैत ले के लोग रहता था। इसीलिए तो कर्नवालिस आगे चल के, जब यहाँ पे कर्नवालिस कोड बाकायदा यहाँ पे जब कर्नवालिस के द्वारा लाया गया, तो ज़मींदारों से पुलिस के अधिकार को छीन के अलग थाना वगैरह बनाया जाने लगा, जिसका प्रमुख मैंने बताया था आपको कि दरोगा जैसे पद का सृजन कर दिया गया। उसके बाद से एक और कारण यहाँ पे हो सकता है, राजनीतिक कारण। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत देखा जाए तो जमींदार को हर हाल में अपना सहयोगी बनाना था, जमींदारों को सहयोगी बनाना था। क्योंकि खुद आप एज्यूम कीजिए कि जब भी कोई एक शक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में स्थापित होती है तो यही चाहती है कि जो भी वहाँ के उच्च वर्ग वाले लोग हैं, जो भी अमीर लोग हैं, उनसे दोस्ती हो जाए ताकि वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे अननोन जगह पे, तो कोशिश यही कहेंगे ना कि बड़े बड़े लोगों से अगर दोस्ती हो जाए तो मेरा काम करना करवाना यहाँ पे काफ़ी सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वैसे जो कारण थे, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक जैसे कारण थे, जो अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से परमानेंट सेटलमेंट को लागू करके यहाँ पे एक तीर से मैंने कह सकते हैं कि कई सारे निशान भेदने का प्रयास किया। अब यही आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कमेंट भी आप लोग करते रहे। डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अब दो चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखना है। एक तो है यहाँ पे 1859 का रेंट मैंने बताया था, जो रेंट एक लाया गया था, इसमें क्या बताया गया था कि जो भी 12 से 20 साल तक अगर कोई भी किसान एक ही भूमि को जोत रहा है तो उसका मालिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब चेंज है, अब बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ये लाया गया था 1885 में, उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, कि देखेंगे लगभग ये 19वीं शताब्दी का लगभग लास्ट दौर चल रहा है। 19वीं शताब्दी का लास्ट दौर यहाँ पे चल रहा है। यहाँ तक आते आते समझना है आपको कि भूमि की मांग बहुत क्या हो गई, बढ़ गई। भूमि की मांग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बढ़ गई। अब यही समझना है, जब भूमि की मांग यहाँ पे बढ़ेगी तो अब जो ज़मींदार लोग मौजूद है, क्या लग रहा है आपको कि ज़मींदार लोग जो किसानों से जो कर वसूल रहा है, क्या एक समान होगा? ये बिल्कुल एक समान नहीं होगा। ज़मींदार लोग भी बहुत सारा बिचौलिया, लठैत वगैरह सब रखता था, वो लोग भी जागे, मैंने हर हाल में किसानों का ही यहाँ पे शोषण होता था। अब यही जब भूमि की मांग बढ़ने लगी तो किसानों को भी लगने लगा कि भाई अगर भूमि अपना अगर होता तो फिर उसमें हम प्रोडक्शन अधिक करते, उपज अधिक होता, हमारी परिवार की स्थिति यहाँ पे अच्छी होती। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी था? भूमि के मालिकाना हक यहाँ पे ज़रूरी था। अब बहुत जो भूमि था, जैसे कि भूमि का जो कई सारा प्रकार था, या फिर भूमि विवाद आप कह सकते हैं, ये इतना अधिक बढ़ गया था कि कौन भूमि ज़मींदार का है, कौन भूमि यहाँ पे किसान का है। इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए बिहार और कह सकते हैं कि ठीक है बंगाल के क्षेत्रों में 1885 में ये बंगाल किराएदारी अधिनियम यहाँ पे लाया गया, जिसके तहत यहाँ पे भूमि के परिभाषा को स्पष्ट यहाँ पे किया गया। ध्यान रखिएगा, भूमि के परिभाषा को स्पष्ट किया गया इस किराएदारी अधिनियम के तहत कि कौन भूमि किसका है। तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया। जहाँ रेंट एग्रीमेंट 1859 में देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन वहीं 1885 तक आते आते ये स्पष्टता और अधिक क्या हो गई, पूरी तरीके से मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? रैयतवाड़ी, देखिए इसमें जो नाम है तीनों का नाम है, कॉर्नवालिस है, अलेक्जेंडर रीड है, टॉमस मुनरो है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अब इसे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ही जगह देख लीजिए ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा हम लोग आसानी से कर लेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए शुरुआती तौर पे जो इसको लगाने का जो श्रेय दिया जाता है, ये दिया जाता है अलेक्जेंडर रीड को। अलेक्जेंडर रीड को परमानेंट सेटलमेंट से पहले देखा जाए तो 1792 में ही इसने तमिलनाडु का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बारामहल, बारामहल में इसने लगाया हुआ था। आगे चल के जब यहाँ पे आएगा नेक्स्ट गवर्नर टॉमस मुनरो, मद्रास का एक गवर्नर बनेगा। लगभग इसके टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पे टॉमस मुनरो के, तो ये हो जाएगा लगभग 1820 से लेके 27 तक, 1820 से लेके ध्यान रखिएगा 27 तक, ठीक है। तो 1792 में किसने लगाया? अलेक्जेंडर रीड ने लगाया। टॉमस मुनरो का जो ये टाइम पीरियड है गवर्नर का, मद्रास के गवर्नर का टाइम 1820 से 27 तक, लेकिन इससे पहले कुछ न कुछ अधिकारी होता था। 1809 में इसने भी मद्रास के कुछ और क्षेत्रों में लगाने का प्रयास किया, और जब 1820 में पूर्णतः जब एक गवर्नर बन गया तो पूरे मद्रास के क्षेत्रों में इसने रैयतवाड़ी सिस्टम को यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद से टॉमस मुनरो का ही एक शिष्य होगा, चेला उसको बोल सकते हैं, जिसका नाम था यहाँ पे एलेक्जेंडर, ठीक है, सॉरी एलिफिस्टन था। एलिफिस्टन ने आगे चल के लगभग 1921-22 के आसपास बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में, इसने यहाँ पे लगा दिया। तो कुल मिला के आपको समझना है कि ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, देखा जाए तो मद्रास हो गया, मद्रास के साथ साथ जो बम्बई का कुछ क्षेत्र है, बम्बई, कर्नाटक के कुर्ग में लगाया गया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल, ये बहुत कंसेप्चुअल है, पूर्वी बंगाल, इसके अलावा हो जाएगा असम। इतने बड़े क्षेत्रों में पूरा जो सिस्टम लगाया गया जिसका नाम था यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम। कुल मिला के अगर देखेंगे भारत के, तो लगभग ये वाला जो क्षेत्र था रैयतवाड़ी सिस्टम यहाँ पे लगाया गया था लगभग 51%। ध्यान से देखते चलिए, 51% के आसपास सिर्फ और सिर्फ कौन सा सिस्टम लगाया गया था? यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया गया था। और बाकी का जो यहाँ पे है, जैसे कि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो ये हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त, लगभग देखा जाए 19%, तो यहाँ पे हो जाएगा 70%, और यहाँ पे लगभग 30% इधर हो जाएगा लगभग महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे पूरा देख पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में देखिए होता क्या था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो असली जो यहाँ पे मालिक जो बना दिया गया, ऊपर जो बंगाल वगैरह में इतनी सारी समस्या होती थी, यहाँ पे मालिकाना हक डायरेक्ट यहाँ पे किसको दे दिया गया? किसानों को दे दिया गया। एक चीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, खुद जब आप किसी कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं या फिर कोई जब यहाँ पे किसान है, दूसरों की भूमि में क्या वो कभी भी फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाएगा? नहीं करेगा। वो यही देखेगा कि मेरा किसी तरीके से टाइम उसके अधीन खपाना है, क्योंकि उसका जो भी मजदूरी है, वेजेज है, वो तो बन रहा है, तो अपने फुल पोटेंशियल के साथ यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन वही अगर उसकी अपनी भूमि हो, अपनी कंपनी हो, तो दिन रात क्या करेगा? एक कर देगा। अंग्रेज इस चीज़ को भली भांति समझते थे। ठीक इसमें एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जाता है कि कितना भी उपजाऊ वाला क्षेत्र हो, अगर ज़मीन दूसरों की हो तो किसान कभी भी मन मुताबिक फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं करता है। लेकिन अगर अपनी भूमि चट्टान ही हो तो उस चट्टान को भी पूरी तरीके से किसान उपजाऊ बना देता है। अब यही समझना है यहाँ पे, किसानों को जब भूमि का जब पट्टा दे दिया गया, खुद सोचिए, तो किसान की ये निजी संपत्ति हो गई, और निजी संपत्ति को खरीदा
बेचा, सब तरीके से जा सकता है ना, अलग अलग उपयोगों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो रैयतों को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों को मालिकाना हक दे दिया गया। आगे चल के देखेंगे कि इन किसानों को भी समस्या हुई, खासकर कर चुकाने वगैरह को लेके। उस औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से यहाँ पे किसान और जमींदार, साहूकार, खासकर साहूकार थे लोग, बनिया थे लोग दक्षिण भारत में बड़े मात्रा में, बड़े लंबे समय तक एक दूसरे से वो लोग भी लड़ता रहा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयत वाली प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। कब शुरू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में, मद्रास में हो जाएगा यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 12 महल के क्षेत्रों में, मद्रास जो कि वर्तमान में तमिलनाडु है, यहाँ पे अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में लगाया गया। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। किससे संबंध है यहाँ पे? टॉमस मुनरो यहाँ पे हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। किन क्षेत्रों में? मैंने बताया था, देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था प्रचलित था, इधर मद्रास में, इधर कर्नाटक में, इधर बम्बई के कुछ क्षेत्रों में था, इधर पूर्वी जो बंगाल है, इधर आसाम में था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, उत्तर भारत नहीं होगा, पूर्वी भारत नहीं होगा, पूरा पूरा पश्चिम भारत और दक्षिण भारत, ये तो है ना यहाँ पे। देखिए यूपीपीसीएस का सवाल पूछा गया था 2014 में, इसका आंसर यहाँ पे स्टार कर दिया गया था, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? कौन संबंधित रहा है यहाँ पे? मुनरो, टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी या फिर किसने की थी? यहाँ पे टॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत 1809 में की गई थी। आगे चल के 1820 में ये जब गवर्नर बन जाएगा मद्रास का, तो पूरे पूरे मद्रास में लगा देगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया हुआ था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, जहाँ मद्रास में लगाने का श्रेय सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है, वही बम्बई प्रेसिडेंसी में लगाने का जो श्रेय एलिफिस्टन को दिया जाता है। टॉमस मुनरो का ही चेला समझ सकते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी। कहाँ प्रारंभ की थी? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे आप लोग प्रश्न को समझिए और जो भी यहाँ पे पॉइंट है इसे भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जैसे मैंने बताया हुआ था कि इसमें किसानों को भूमि का पट्टा दिया गया। किसानों को भूमि का पट्टा दिया गया, इसका मतलब किसान की ये निजी संपत्ति हो गई। अब जब निजी संपत्ति यहाँ पे हो गई तो किसान इसका विक्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो लगान था, इस व्यवस्था के तहत लगान अंग्रेज जो था किसानों से प्रत्यक्ष रूप से वसूली करता था। घर घर जाके होता था ना, घर घर जाके जो भी अंग्रेज लोग होते थे वे लोग किसानों से डायरेक्ट वे लोग वसूलते थे। और तीसरा चीज़ है यहाँ पे भूमि का सर्वेक्षण। भूमि का सर्वेक्षण, अब थोड़ा इसके बारी बारी समझने का प्रयास कीजिए। देखेंगे यहाँ पे जब किसानों की जब यहाँ पे निजी भूमि हो गई, किसानों की जब यहाँ पे निजी भूमि हो गई तो आसानी से जो किसान इसको गिरवी रख सकता था। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि किसानों का हमेशा से ही देखेंगे तो भूमि को बिल्कुल अपने मतलब पुत्र और ठीक है पुत्री का दर्जा दिया गया, जिसके बिना वे चल नहीं सकते थे। तो कोई किसान अपनी भूमि कब रखेगा? आज भी कोई किसान अपनी भूमि कब बेचता है, कब गिरवी रखता है? जब उसको बहुत ज़रूरत हो। अब यही समझना है, जो हाल बंगाल में किसानों का था, जहाँ वे किसान बोल रहे थे कि हमें ज़मींदारों से कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत बन के रहना है, यहाँ के किसान भी कुछ उसी टाइप के भोलेपन है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब दूर तक सोच ही नहीं रहे हैं। चूँकि किसानों पे जो भू राजस्व की जो दर था
भू राजस्व की जो दर था, यहाँ पे भूमि का सर्वेक्षण करके लगभग 20 से 30 सालों में 20 से 30 सालों में यहाँ पे पुनः यहाँ पे कर का निर्धारण किया जाता था, कर का निर्धारण किया जाता था। अब यही समझना है। और एक चीज़ और आपको मैं समझा दूं कि अगर हम लोग बात करते हैं इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को, खासकर इस दक्षिण भारत के संदर्भ में, तो दक्षिण भारत में क्या है, यहाँ पे आपको बड़ा ज़मींदार देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़ा आपको भूमि का जो मैदान है बंगाल जैसे, ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। जियोग्राफी है ना यहाँ पे, ये वाला भाग पूर्वी भाग कटा फटा है, पश्चिमी भाग पूरा पूरा देखेंगे तो ये पश्चिमी घाट ही है, बड़े बड़े पहाड़, यहाँ पे पथरीली भूमि। कितना चैलेंजिंग है यहाँ पे, खुद आप सोच के देखिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से जब तक टेक्नोलॉजी का या फिर किसानों की जागरूकता जब तक डेवलप नहीं हो जाए, तब तक यहाँ पे कृषि करना हमेशा ही चैलेंज होता है। लेकिन आज देखिए हो रहा है, यहाँ पे वहाँ के किसान हर तरीके से मतलब वेल एजुकेटेड है, खासकर बिहार और यूपी के कंपेरिजन में। प्रति हेक्टेयर अगर फसलों की भी बात कर लेंगे तो हर एक क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी उपज होते हुए दिखाई देगी। एक बहुत बड़ा कारण है मानसूनी जलवायु भी है यहाँ पे, मानसून का भी अच्छा खासा इफेक्ट। खैर वो सारी बात की चीज़ें यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे। अब भू राजस्व की जब दर यहाँ पे किसानों पे बढ़ने लगी तो ये लोग अपनी ज़मीन को गिरवी रखने लगा। लेकिन गिरवी रखने से पहले लोग जो भी वहाँ के आसपास का जो भी लोग साहूकार जो होता था, जो बनिया लोग होता था, व्यापारी लोग होता था, ये किसान लोग इन सब साहूकारों से, व्यापारियों से ऋण लेता था और इस ऋण पे ये लोग बड़े मात्रा में ब्याज लगाया करता था। ये सबसे बड़ी समस्या का कारण था। अगर कोई किसान इनका ऋण ब्याज नहीं चुका पाता था तो फिर इनको अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी इन साहूकारों को। यही समस्या था। एक समय ऐसा आया था कि लगभग वहाँ पे लगभग देखेंगे तो बड़ी मात्रा में लगभग 90% से अधिक जो किसान थे पूरी तरीके से ऋण के जाल में फंस गए। और फिर यहाँ पे भड़केगा विद्रोह, और ये जब विद्रोह जब भड़केगा तो इन किसानों के द्वारा इन साहूकारों का घर जला दिया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रखा है सब यहाँ पे जला दिया जाएगा। साहूकार भी लोग कम नहीं था, अंगूठा लगवा के होता है ना ज़बरदस्ती, या फिर कुछ लिखा और है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि किसान यहाँ उस समय तो उतना एजुकेटेड नहीं थे, ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा के लोग, ठीक है, गलत तरीके से भी किसानों का बहुत सारा भूमि हड़प लेता था। स्थिति बहुत ख़राब थी इस रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत। लेकिन अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता था, क्योंकि एक तरफ जहाँ परमानेंट सेटलमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो अंग्रेज़ों को अपने लाभ से वंचित कर दिया, वहीं इधर रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था में तो देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने बिल्कुल इसको औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से इसको लगाने का प्रयास किया। ठीक है, जल्दीबाजी में लगाने का प्रयास नहीं किया, जो कि इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लेकिन किसानों को काफ़ी यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में नुकसान हुआ। खासकर किसानों को महाजनी प्रथा का, शोषण का यहाँ पे शिकार होना पड़ा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे वह प्रथा जिसके तहत स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कौन सा व्यवस्था है, मैंने बताया था अभी, रैयतवाड़ी प्रथा। नीचे दिए गए जो कथन दिया है, कथन और कारण, इसे समझिए आप लोग। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी कि नहीं की थी। इधर 19%, नीचे यहाँ पे 51%, इधर है यहाँ पे 30%। आपको समझ में आ गया होगा। इधर महलवाड़ी है, अस्थाई है, इधर परमानेंट सेटलमेंट है। हालांकि इधर रैयतवाड़ी है, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यहाँ है। हालांकि आपको ध्यान रखना है, रैयतवाड़ी को बार बार बोल रहा हूँ, पिछला बार बीपीएससी पूछा भी था, पूर्वी बंगाल और असम में, जो कि लगेगा कि बिल्कुल ये बंगाल से सटा हुआ है, तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त लगाया गया होगा। नहीं, यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त नहीं था, यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम था। इससे अलग अलग किसानों, अलग अलग भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, देखिए ए और आर दोनों सही, और आर ए सही का व्याख्या कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों पे कहीं परमानेंट है, परमानेंट सेटलमेंट में फ़ायदा किसको मिला, बड़े मात्रा में देखा जाए तो वहाँ के ज़मींदारों को मिला। रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जब अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पे लगाई जा रही है और अलग अलग भूमि के उपजाऊपन भी है, यहाँ पे कर का निर्धारण भी अलग अलग लगाया जा रहा है, तो क्या भारत में किसानों की स्थिति समान रहेगी? इसीलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, इसको पारित किया गया 1900 ईस्वी में, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा थोड़ा महलवाड़ी सिस्टम को। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था इसको लगाया गया था सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 के आसपास, 1822 के आसपास लगाया गया था। किन किन क्षेत्रों में लगाया गया था यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जैसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चूँकि बनारस तक तो अस्थायी बंदोबस्त ही लगा था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा जो मध्य प्रांत है, इसके अलावा हो जाएगा जो पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, पूरा पूरा मैंने मान के चलिए अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके उधर पंजाब, नीचे देखेंगे तो आ जाएगा लगभग इधर मध्य प्रदेश, राजस्थान के साइड, सब इधर लगा हुआ था महलवाड़ी व्यवस्था, जो 30% टोटल भूभाग के 30% क्षेत्रों में लगा हुआ था। इसमें होता क्या था, देखिए, जो भूमि का जो मालिकाना हक था, भूमि का मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया था। जो भी गांव था, एक गांव को या फिर इसी गांव को बोला जाता है महाल, यहाँ पे गांव या महाल को दे दिया जाता था, और जो भी इसका प्रधान होता था यही कर की वसूली करके अंग्रेज़ों को देता था। सपोज करिए कोई एक गांव है, ये गांव बसा हुआ है, इस गांव का पूरा पूरा क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में सारे जो किसान लोग मिल के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और ये जो प्रधान है हर एक किसान से, चूँकि ये प्रधान यहाँ पे डिसाइड करेगा ना कि किसको कितना भूमि मिलना चाहिए, पहले से यहाँ पे होगा ही होगा। तो भूमि के अनुपात पे प्रधान के द्वारा इन किसानों से, एक किसानों से कर की वसूली करके प्रधान किसको भेजता था? अंग्रेज़ों के पास भेजता था। जो किसान यहाँ पे अक्षम होता था उसकी भूमि यहाँ पे नीलामी कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सामूहिक है, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे सामूहिक अधिकार ही था। जब यहाँ पे औद्योगिकरण का दौर आया, ध्यान रखिएगा, औद्योगिकरण का जब यहाँ पे दौर आया, खासकर 1813 के बाद से ही देखेंगे औद्योगिकरण का दौर आ गया, जहाँ पे बिहार और यूपी के किसानों को बहुत हद तक वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि जूट हो गया, इसके अलावा वहाँ पे अफीम वगैरह हो गया, चाय वगैरह हो गया, वहीं रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत देखेंगे तो कपास वगैरह हो गया। ठीक है, बहुत सारा फैक्टर था देखेंगे यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं किसानों में असंतोष का कारण था। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 1813 के बाद से औद्योगिक क्रांति के पश्चात से, चूँकि अलग अलग एरियाज में जब कमर्शियलाइज फसलों की डिमांड बढ़ने लगी, बहुत सारे किसानों की ज़मीनों पे छोटी मोटी जो होता है ना कि जाके मतलब कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो कल कारखाने लगाना, या उन्हीं सारे क्षेत्रों में जो ब्रिटिश अधिकारी जाके रहने लगे, बाहर के लोग जाके रहने लगे। तो इसीलिए यहाँ पे कृषकों की जो भूमि थी ये गैर कृषकों को स्थानांतरित की जा रही थी। इसके वजह से किसानों में बड़ा नाराज़गी था। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा विद्रोह, उसमें दिकुओं का शब्द प्रयोग किया गया है। दिकुओं का प्रयोग कि बाहर से लोगों को ला के वहाँ पर बसाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं वे असहज महसूस कर रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों से छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब यही चीज़ आपको इस पंजाब के संदर्भ में समझना है। तो 1900 में जो यहाँ पे 1900 ईस्वी में जो एक्ट यहाँ पे लाया गया, बता दिया गया कि अब क्या होगा, यहाँ पे जो किसानों की जो भूमि है गैर किसानों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। जैसे आज ट्राइब में भी होता है सारा चीज़, बहुत सारा जो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब बहुल एरिया में देखेंगे तो किसानों की भूमि को बाहर के लोग जाके ट्राइब की भूमि को नहीं खरीद सकते हैं। ये चीज़ उस समय भी करने का प्रयास किया गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, इस कंपनी का स्थापना की गई थी 1839 में। आज भी ये चाय कंपनी अपने अस्तित्व में है, जिसका नाम है, ठीक है, द असम कंपनी। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब कंपनी आई तो कंपनी का जो उद्देश्य था कि अधिक से अधिक क्या करना, मुनाफा कमाना। अब मुनाफा कमाने के लिए ये लोग क्या नहीं करता था, सोचिए, ये लोग सीमेंट तक बनाने का काम किया। अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चाय जैसे बड़े क्षेत्रों को कैसे लोग छोड़ सकता था। पूरे विश्व को, भारत के चाय को अंग्रेज़ों ने उस समय पिलाया व्यापार के माध्यम से। और इसी दरमियान 1839 में देखेंगे तो 5 लाख की पूंजी लगा के
5 लाख की पूंजी को लगा के यहाँ पे ब्रिटेन में इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड में यहाँ पे एक कंपनी स्थापित किया गया जिस कंपनी का नाम था द असम कंपनी। इसका जो हेडक्वार्टर था असम में बनाया गया। असम में बनाया गया एक क्षेत्र का नाम है नजीरा में यहाँ पे ध्यान रखिएगा बनाया गया। इन संस्थापकों में माना जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो दादा थे जिनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर, ये भी एक इसके संस्थापकों में से एक थे। तो ये नाम पूछा जा सकता है द्वारकानाथ टैगोर का, जो अभी वर्तमान में जो एक कंपनी का नाम है द असम कंपनी, ये भी पूछा जा सकता है। अभी ये कार्य कर रही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक तरफ यहाँ पे सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। पूरे अगर चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो लगभग कुल मिला के यहाँ पे भूमि वाली व्यवस्था से ही मामला है। थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जजमानी व्यवस्था आज भी उत्तर भारत में खूब प्रचलित है। जजमानी व्यवस्था करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका 51 उत्तर भारत में। क्योंकि उस समय देखिए होता क्या था कि जो भी भूस्वामी वर्ग थे, जो कि खासकर उच्च जाति के हुआ करते थे, और जो निम्न जाति के जो लोग थे, खासकर उनके पास भूमि नहीं होता था, तो दोनों के बीच एक संबंध स्थापित होता था वस्तु और सेवा का। तो जो गरीब लोग थे, निम्न वर्ग जो लोग थे, या फिर निचली जाति के जो लोग थे, ये ऊपर के लोगों को यहाँ पे जजमान कह के बुलाते थे। आज भी होता है ना कि आइए जजमान, रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय जिसको माना जाता है, बुलाया जाता है। तो उस समय उत्तर भारत में खूब अच्छी खासी प्रचलित था। आज भी देखेंगे कई जगह आपको ये सब सुनने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे 12 बलूट। देखिए महाराष्ट्र में बहुत फेमस था। 12 बलूट का मतलब कह सकते हैं कि ठीक है, व्यापारियों की एक पीढ़ी थी जो ये वस्तु विनिमय करते थे। जैसे कि ये कुम्हार लोग थे। अब कुम्हार लोग क्या करता है, अगर मैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर आप लोग ठीक है होंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाएगा और गांव में जब जाके बेचेगा, तो आज देखेंगे वर्तमान में तो उसका ठीक है मुद्रा विनिमय के माध्यम से हो जाता है, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय होता था। किसान आपको मिट्टी का बर्तन दे दिया, बदले में धान चावल ले लेता था। तो ये कुम्हार लोग यही करता था। तो यहाँ पे इनका संबंध हो जाएगा 12 बलूट महाराष्ट्र से। उसके बाद हो जाएगा मिरासी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु से। यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए जो मिरासी जो लोग होते थे, इनका आपस में कह सकते हैं कि बहुत बड़े मात्रा में वैवाहिक संबंध स्थापित होता था। और वैवाहिक संबंध स्थापित होने का जो आधार था वो था यहाँ पे भूमि। अब उस समय जो भूमि का जो कई प्रकार होता था, जैसे कि बकाया भूमि, राज्य कर भूमि, वैसे ही कृषक भूमि, यहाँ पे सब बकाया मतलब अलग अलग भागों में यहाँ पे बटा होता था। तो ये लोग सब इसी में क्या करते थे, कार्य करते थे और इन्हीं को यहाँ पे बोला गया मिरासी। उसके बाद है अडाडे। ठीक है, अडाडे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कर्नाटक में। ये आज भी माना जाता है कि प्रचलित है। पुरोहितों को भेंट किया जाता है, भूमि हो गया, कोई मूल्यवान वस्तु हो गया, कंडीशन नहीं होता है, ठीक है, क्षमता अनुसार इसमें किया जाता है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड देख पा रहे हैं प्रश्न है यहाँ पे। स्टेट पीसीएस क्या करेगा, किसी एक पॉइंट को निकाल के पूछ देगा, तो इसीलिए एक एक चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए। तो करेक्ट उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं, ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3 और उसके बाद हो जाएगा सी का हो जाएगा 4। करेक्ट उत्तर डी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। देखिए बहुत ही विवादास्पद सब्जेक्ट है कि उस समय बजट कितना आता था, कितना राजस्व देख रहे हैं ना यहाँ पे, केंद्रीय सैनिक पे, यहाँ पे सैन्य बल पे जो भी यहाँ पे खर्च होता था, इसको लेकर अधिकतर इतिहासकारों का मानना है 40%। जब भी इस तरह का प्रश्न आए आपको 40% यहाँ पे लगाना है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का सही परिभाषा नीचे में से को किस कथन में आती है। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यातित कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत कोई उसका वास्तविक प्रतिफल यहाँ पे नहीं मिलता था। अब इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जैसे हम लोग बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की, तो एक पारसी व्यक्ति हैं, पारसी धर्म को मानने वाले हैं,
जो कि कह सकते हैं कि एक व्यापारी भी हैं। उस समय देखा जाए, उस समय भारत के संदर्भ में, तो इनको एक ठीक राजदूत के रूप में भी माना जाता था, जो कि ये ब्रिटेन वगैरह आते जाते रहते थे। काफ़ी ही कह सकते हैं कि प्रगतिशील व्यक्ति थे, नॉलेजेबल पर्सन थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही यहाँ पे धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया। धन का बहिर्गमन, इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के धन का क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है बाहर की तरफ। जैसे बोला जाता था कि इधर गंगा नदी से सीधे टेम्स नदी के, गंगा नदी से अच्छी अच्छी वस्तुओं को सोख के सीधे सारी वस्तु कहाँ गिरा देती है, टेम्स नदी के किनारे, जहाँ इंग्लैंड बसा हुआ है। तो वहीं था धन का बहिर्गमन। अब इसको यहाँ पे प्रूव करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने कई सारा बुक लिखा, ध्यान रखिएगा, कई सारा बुक लिखा। जैसे कि हम लोग बात करें धन का निष्कासन, धन का निष्कासन यहाँ पे दे देगा इसका मतलब लिखने के लिए कि धन का निष्कासन का मतलब क्या है, अनिष्टों का अनिष्ट। अब इससे ज़्यादा अनिष्ट और क्या होगा, अनिष्टों का अनिष्ट। अब इनकी पुस्तक जो लिखी गई है, ये पुस्तकों से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे 1867 में, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। दूसरी पुस्तक है 1871 में इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तीसरी पुस्तक है 1876 में इनके द्वारा लिखा गया, द बैटल गुड्स मीन्स, द बैटल गुड्स मीन्स, 1876 में। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे 1901 में, एक या कहीं कहीं 1902 में दिया रहता है, जो पुस्तक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में, 1886 में देख पा रहे हैं यहाँ पे, 1886 में कांग्रेस की जब अध्यक्षता की थी, कांग्रेस की जब अध्यक्षता की थी यहाँ पे, सॉरी 1886 में जब कांग्रेस की अध्यक्षता, उस समय रहीमतुल्ला, नहीं यहाँ पे यही होगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। तो उस समय देखेंगे तो रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा, रहीमतुल्ला सयानी जैसे लोगों के द्वारा इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत का पूरी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट किया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग सर सैयद अहमद खान की, नाम बार बार पूछा जाता है, सर सैयद अहमद खान ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ब्रिटिश जो रूल है, आंग्ल लोग है भारत में, वो भारत के अच्छे के लिए है। तो सर सैयद अहमद खान ने दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन सिद्धांत का विरोध किया था। ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है, पूछा नहीं जाता है। चलिए, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया हुआ था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफल निर्यात था, ये भी सही है। RA का सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन इतना से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा नज़रिया ही हर एक चीज़ को समझाने का, तो एक एक चीज़ों को हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार कैसा था? संतुलन अनुकूल था। संतुलन अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जो व्यापार हो रहा है पूरी तरीके से भारत के फेवर में हो रहा है। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए भारत चीन के व्यापार को लेके, तो क्या है, भारत का संतुलन में है? नहीं है। भारत चीन का जो व्यापार हो रहा है बिल्कुल ये चीन के फेवर में है, क्योंकि चीन अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक भारत में भेज रहा है और भारत अपनी वस्तुओं को उतनी बड़ी मात्रा में निर्यात नहीं कर पा रहा है। तो जो व्यापारिक पक्ष जिसके फेवर में होगा वही ना माना जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, भारत ब्रिटेन व्यापार, भारत ब्रिटेन व्यापार, यहाँ पे भारत ब्रिटेन व्यापार की बात करें तो यहाँ पे जो भारत क्या कर रहा है, जितना आयात नहीं कर रहा, आयात की तुलना में अधिकतर मात्रा में क्या कर रहा है, यहाँ पे भारत निर्यात कर रहा है। अब
चाहे भारत आयात कर रहा है चाहे भारत निर्यात कर रहा है, अब जैसे मैंने बताया था चिट भी उनका पट भी उनका, इसमें दोनों ही संदर्भों में देखा जाए तो धन का निष्कासन होता था, धन का निष्कासन होता था। अब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही। देखिए आयात, भारत जो भी वस्तुओं का आयात कर रहा है ब्रिटेन से, उसमें वो लोग मोटा क्या कर रहा था, चार्ज लगा रहा था। भारत जो भी अपनी वस्तुओं को निर्यात करता था, इसमें भी वो लोग मोटा चार्ज लगा देता था। और कुल मिला के जो भारत का जो खजाना था, उस खजाने पे कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों का ही था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चिट भी उनका पट भी उनका। अब बस भारत के खजाने से ये किस तरीके से ब्रिटेन भेज रहे हैं और वही खजाना वाला पैसा लौट के पुनः भारत में आ रहा है, और फिर से वही पैसा डबल, समझ रहे हैं ना, पैसा डबल कैसे हो जा रहा है, फिर ब्रिटेन जा रहा है, फिर भारत आ रहा है, फिर ट्रिपल हो जा रहा है। यही आपको समझना है, यही नौरोजी के द्वारा समझाया गया धन के निष्कासन के रूप में। यहाँ पे समझिए, जैसे कि धन के निष्कासन में सबसे पहले यहाँ पे बात किया उन्होंने कि व्यापार, व्यापार से लाभ, चाहे आयात हो रहा है चाहे निर्यात हो रहा है, लाभ तो उन्हीं को मिल रहा है। दूसरा चीज़ इन्होंने बताया कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं, उनका यहाँ पे वेतन, सब पेंशन, सब भारत के खजाने से दिया जा रहा है। जो भी यहाँ पे निवेशक लोग हैं, जो भी निवेशक को यहाँ पे जो लाभांश दिया जा रहा है, लाभांश तो दिया जा रहा है, इसके अलावा उनको ब्याज भी दिया जा रहा है, सब भारत के खजाने से दिया जा रहा है। अब इसी चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जो भी ये लाभ मिल रहा है, किसको फाइनली लाभ मिल रहा है, लाभ फाइनली अंग्रेज़ों को मिल रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, और ब्रिटेन से पुनः क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्यात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, वहाँ से पैसा निर्यात हो रहा है। अभी यही प्रश्न के पैटर्न को, धन का निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, समझिए यहाँ पे, वहाँ से पैसा क्या हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्यात हो रहा है यहाँ पे। अब जो पैसा यहाँ पे निर्यात हो रहा है, ऋण के रूप में निर्यात हो रहा है, और इस ऋण पे क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। अब इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, ऋण के बाद से लोग क्या कर रहा है, अलग अलग कार्यों में इसका निवेश कर रहा है, इस ऋण के पैसे का, जैसे कि रेलवे हो गया, जहाज कंपनी छोटी मोटी यहाँ पे बनाई जा रही है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे छोटी मोटी जो यहाँ पे औद्योगिकरण की जा रही है, औद्योगिकरण यहाँ पे की जा रही है, वित्तीय संस्थान खोला जा रहा है, वित्तीय संस्थान खोला जा रहा है। अब हर जगह देखेंगे तो भारत के खजाने से एक तो यहाँ पे ऋण में ब्याज दिया जा रहा है। अब रेलवे, जहाज, औद्योगिकरण, वित्तीय संस्थान, इससे मुनाफा होगा कि नहीं होगा। अब पुनः इससे जो मुनाफा हो रहा है, फिर पैसा कहाँ चला जा रहा है, फिर पैसा भारत से निर्यात हो जा रहा है, ब्रिटेन चला जा रहा है, और फिर वही पैसा अब बड़े रूप में फिर से भारत आ रहा है। मैंने रेलवे को बनाने के लिए देखेंगे तो जिन जिन शेयर धारकों ने जो पैसा भारत में लगाया था, उनको लाभांश दिया गया, ब्याज दिया गया, और जो रेलवे इंजीनियर वाले जो लोग थे, जो बनाने वाले लोग थे, जितना पैसा ब्रिटेन में लगा बनाने में, उससे 10 गुना अधिक 1 किलोमीटर बनाने में भारत में खर्च हुआ। इतनी लूट थी यहाँ पे। तो आई होप चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा था। अब यही है प्रश्न का नेचर कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलित था, बिल्कुल सही है, लेकिन धन का निकास का स्वरूप अप्रतिफलित क्या था, निर्यात था। भारत को फायदा तो होता था, लेकिन कहीं न कहीं वो खजाने के माध्यम से, ब्रिटिश अधिकारियों के माध्यम से पैसा ब्रिटेन चला जाता था, ब्रिटेन से पुनः भारत आता था, जिसमें फाइनली यहाँ पे अंग्रेज़ों को ही लाभ मिलता था। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। देखिए उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक दादा भाई नौरोजी भी रहे हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यरम, ठीक है, आरसी दत्त भी यहाँ पे रहे ही रहे हैं। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए आर्थिक आलोचक के रूप में, जैसे दादा भाई नौरोजी, ऑलरेडी इनका जो 3 बुक है मैंने आपको बताया है। जी सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू के संस्थापक भी है, द हिंदू के संस्थापक और संपादक। टाइम पीरियड देखा जाए, ठीक है, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है लगभग 1870 से लेकर 1905 के बीच, सारे ये लोग, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के लोग आलोचक थे। वैसे ही है यहाँ पे आरसी दत्त भी है, रमेश चंद्र दत्त भी इनका पूरा नाम है। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे कि जीवी जोशी, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीवी जोशी के अलावा हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब यहाँ पे उस समय तत्कालीन अर्थव्यवस्था को गहराई से अध्ययन किया, और उसके बाद से इन लोगों ने आलोचना करना शुरू कर दिया।
निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? यही है ड्रेन थ्योरी। कौन नहीं करता था? यही है, देखिए अरे सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मैंने बताया था इसका जो आयोग के द्वारा जो ऑफिशियली उत्तर माना गया है 1901। बहुत सारे बुक में यहाँ पे 1902 भी लिखा रहता है, लेकिन जब आयोग ने मान लिया 1901 तो इसी को आप लोग मान के चलिए। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ था। ये पुस्तक लंदन से प्रकाशित हुआ था। एक प्रकाशन है, उसका नाम पूछा जा सकता है, जिसका नाम है सुनेस्चेन प्रकाशर। सुनेस्चेन प्रकाशक के द्वारा इसको यहाँ पे पब्लिश किया गया था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। थोड़ा इनके बारे में देख लीजिए। इनको यहाँ पे भारत का वयोवृद्ध बोला जाता था, वयोवृद्ध। इसके अलावा और भी बात है, इनको औपचारिक दूत भी माना जाता था। औपचारिक दूत ब्रिटेन वगैरह जाते रहते थे। कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं, ये पूछा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था, पहली बार 1886 में कोलकाता में हुआ था तब। दूसरी बार बने ये, ठीक है, 1893 में ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में। और तीसरी बार बने पुनः एक कलकत्ता में ही बने हुए हैं, लगभग 1906 के आसपास कलकत्ता में। और इसी 1906 में माना जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ, व्योमकेश चंद्र, ठीक है, बनर्जी के साथ प्लस नौरोजी ने मिल के यहाँ पे लंदन में, ध्यान रखिएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? जैसे कि बहरे कानों को सुनाने के लिए भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम पटक दिया गया था, वैसे ही ये लोग भी यूरोप में जाके, ब्रिटेन में जाके, दोनों लोगों ने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों के ब्रिटिश मूलक चेहरे को, खासकर जो लोग भारत में रह रहे हैं, जो भी अंग्रेज लोग, उनके चेहरे को उजागर करना था। इनको यही लगता था, उदारवादी लोग हैं ना ये लोग, इनको लगता था कि देखो यही अंग्रेज लोग ब्रिटेन में कितना शानदार तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, इतनी सारी पॉलिसी मेकर सब चलाया जा रहा है, कितना शानदार तरीके से लोग कार्य कर रहा है, लेकिन यही भारत में जाके लोग कितना उदंड हो जा रहा है। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। ये एक बात और इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1892 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुने गए। लिबरल पार्टी ब्रिटेन की है, लिबरल पार्टी से चुने गए और ये हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी बने। ये जिस जगह से चुने गए उस जगह का नाम है, ठीक है, फिशबेरी बोला जाता है, ठीक है। फिशबेरी जगह से चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। लिबरल पार्टी से चुने गए थे, पहले व्यक्ति थे ये। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ था? अभी बताया था, लिबरल पार्टी था, उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी हुई थी? खोखला करने के बारे में ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, एक और दोनों। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर में क्या किया गया? जो एकाधिकार था कंपनी का भारत में, एकाधिकार यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अब ये तो बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ी इसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1813 का जो टाइम पीरियड है वो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का टाइम पीरियड है। बड़ी तेज़ी से यहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा है, और औद्योगिकरण का मतलब है कच्चा माल की बड़े से बड़े मात्रा में प्राप्ति, तभी तो दिन रात मशीनें चल पाएगी, कारखाने चल पाएगी। अब वो कच्चा माल दिन प्रतिदिन, रातों दिन मशीन चल रहा है, तो उससे तैयार माल भी तो निकलेगा। तो औद्योगिकरण का मतलब कि कच्चा माल के लिए पूरा जगह खोजना, जो कि भारत से बेहतर और कोई नहीं था। लेकिन अब उस कच्चे माल को क्या करना,
तैयार माल के रूप में पाटना, उसके लिए भी बाजार खोजना। तो इन दोनों ही मामलों में देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन, ज्योग्राफी सब ब्रिटिश के लिए यहाँ पे अनुकूल थी। तो इसीलिए अब ब्रिटेन वासियों को लगा, खासकर ब्रिटेन की संसद को लगा कि कंपनी का एक अधिकार रहना ठीक नहीं है। जितना अधिक लोग बड़े मात्रा में व्यापार करेंगे उससे हमारा मुनाफा क्या होगा, अधिक होगा। तो एक अधिकार को तो समाप्त किया, लेकिन कंपनी का जो अधिकार है, जिसे पूछा जाता है बार बार, चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा कि चाय में और कोई दूसरा कंपनी, दूसरा लोग व्यापार नहीं करेगा, चीन के साथ कोई और दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। तो अर्थात ये ब्रिटिश प्रजा के लिए, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का बाजार पूरी तरीके से यहाँ पे खोल दिया। कारण यही था, औद्योगिक क्रांति को क्या करना है, हर हाल में बड़े रूप में बढ़ावा देना है, जिसमें भारत देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा खासा उपनिवेश की तरह, बाजार की तरह हर तरीके से अपना रोल निभा रहा था। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। क्या थी इसमें? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। देखिए कितना सॉलिड पॉइंट है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सामाजिक सभी बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने बताया था, क्या थे वे? पारसी थे। और पारसी होते हुए उस समय, आज भी अगर कोई लोग देखते हैं ना, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पे अगर आंख उठा दे, कुछ बोल दे, कितनी समस्या खड़ी हो जाती है। और उस समय देखा जाए तो धर्म का जो प्रभाव था उस समय कोई कम नहीं था। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी इस तरह का स्टेप क्यों लेने जाएंगे कि बोलेंगे कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या, मैंने अपने धर्मों से अधिक कहीं दूसरे धर्मों की इतना बढ़ा चढ़ा के। तो ये दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट ही केवल और केवल सही है। अब रटेंगे कभी नहीं रटा पाएगा, समझना होगा आपको। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? देखिए घिनौनी शब्द लगा हुआ है यहाँ पे, और ये कार्ल मार्क्स ने इसको बड़ी जोर तरीके से क्रिटिसाइज किया था। क्योंकि कार्ल मार्क्स ऑलरेडी देखेंगे तो इधर जर्मनी के से निकल के फ्रांस होते ब्रिटेन आदमी को पहुँचा हुआ था, और वहाँ पे अपने विचारों के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने औद्योगिक क्रांति के समय चार्टिस्ट आंदोलन को कराने में पूरा अपना योगदान दिया। बोला भी कार्ल मार्क्स कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय खोने के अपने पैरों के बेरियों के। अब कार्ल मार्क्स को लगता था कि भारत में भी एक क्रांति संभव है। अब यही समझना है आपको, भारत को समझना होगा ना। ये कार्ल मार्क्स लगता है कि भारत को समझ में, मैंने भारत को नहीं समझ पाया था। एक तरफ है यहाँ पे ब्रिटेन, कुछ इस तरह का मैं बना देता हूँ, ठीक है। ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन में क्या हुआ था समझना होगा आपको। ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण का जब दौर यहाँ पे चल रहा था, तो वहाँ पे भूमि के मालिक के रूप में, जैसे इधर जमींदार लोग होते थे, यहीं पे देखेंगे यहाँ पे तो भूमि का, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो मालिकाना जो हक था, मेन डिमेंड्स, ऐसे आपको कई सारे शब्द देखने के लिए मिलेंगे। शब्दों में मैं आपको नहीं फंसाऊंगा। कुल मिलाकर आपको यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो सारे ज़मीनों को लगभग पूंजीपतियों के द्वारा इसका घेराव कर लिया गया, बाड़ेबंदी व्यवस्था के तहत घेराव कर लिया गया। अब ये जाए तो जाए क्या करे, करे तो क्या करें। जो भी लोग थे शहरों की तरफ रुख करने लगे, और यहाँ पे जब भूमियों का घेराव हो रहा है, बाड़ेबंदी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका रॉ मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा। इस रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के जो औद्योगिकरण हो रहा था उसमें प्रयोग किया जाने लगा। और ये किसान थे, ये किसान एक झटके में यहाँ पे किसान से मजदूर बन गए। करे तो क्या करे, किसान गए मजदूर में, और मजदूर का मतलब कि न रहने खाने का ठिकान, कब कोई मार के भगा दे, रहने खाने तक का ठिकान नहीं, तो बाकी आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझना होगा कि ब्रिटेन में इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, जो मजदूरों के पास, बोलता है ना मार्क्स, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय कुछ नहीं अपने पैरों के बेरियों के, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कर दो क्रांति। तो वहाँ पे क्रांति हुई। भारत में देखिए जो भी किसान है यहाँ पे, छोटा बड़ा देखेंगे तो अमूमन छोटी मोटी भूखंड भी उसके पास होती ही होती है भारत के, अगर किसान है तो। और छोटी मोटी भूखंड है, अगर यहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि चावल गेहूं का करेगा, चावल वाले क्षेत्रों में पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे ही अधिक होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब कि रोटी बेटी का रिश्ता भी जुटेगा, और रोटी बेटी का जो रिश्ता जुड़ने का ही मतलब है कि जो किसान है, एक जो होता है ना माया जाल,
यही तो है ना बुद्ध, यहीं पे क्यों बोले दुख है, दुख का कारण है, हर कोई तृष्णा से बाहर निकलो, मगध के क्षेत्रों में आके बोलते हैं। तो कहीं न कहीं देखिए आपको इन सारी चीज़ों से को रिलेट होकर स्टडी करना होता है, तभी एक व्यापक दृष्टिकोण आंसर राइटिंग में सारा चीज़ आपका झलकेगा। तो किसान यहाँ पे क्या फंस गया है, रोटी बेटी के रिश्ता में फंस गया है, माया मोह के बंधन में फंस गया है। अब ये किसान का कितना भी शोषण हो जाए, ज़मींदार इसको क्यों ना कितना मार दे पीट दे, ये कभी भी उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि विद्रोह होने का मतलब कि इसके बेटे को मार दिया जाएगा, इसके परिवार के साथ गलत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति क्या थी, नहीं थी। हालांकि फिर भी कार्ल मार्क्स ने बोला कि ब्रिटिश जो आर्थिक नीति घिनौनी है, समझ में आ रहा है। इसीलिए भारत में पूरी तरीके से देखा जाए, अभी भी देखा जाए ना, तो जो वामपंथ है विचार कितने अच्छे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये कभी भी सही तरीके से लागू हुआ ही नहीं है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में ठीक है ये विचारधारा पूरी तरीके से मैच भी नहीं करता है। तो आज भी देखिए ठोकर पे ठोकर खा ही रहा है कहीं ना कहीं। तो समझिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने इसी बात को यहाँ पे बोला। कार्ल मार्क्स यहाँ पे बता रहा है कि देखो कुछ घुसपैठिए लोग जाके भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से वो लोग क्या कर दिया, चरमरा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल देता है कि लंकाशायर में कुछ नहीं था, लेकिन भारत से सूत ला के इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे कपड़ा बनाया लगा, सूती का हब बन गया लंकाशायर। और दूसरी तरफ यही जो सूत था, जहाँ प्रोडक्शन बंगाल के क्षेत्रों में होता था, जो लोग बनाने वाले मजदूर थे, आगे चल के जब लंकाशायर में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला थे, सूत बनाने वाले जो लोग थे बिल्कुल बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। चरखा व्यवस्था इनसे छीन लिया गया, मतलब पावर लूम ने पूरी तरीके से हैंडलूम को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया। ये है कि नहीं है? तो यही मार्क्स यहाँ पे बताने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, और आज़ादी के लिए भी, या फिर कह सकते हैं कि विद्रोह के लिए, क्रांति के लिए भी यहाँ पे उकसा रहा है। लेकिन भारत में चूँकि इतनी स्थिति देखा जाए, अंग्रेज़ों ने, ठीक है, अंग्रेज़ों समय खराब तो ज़रूर थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो था पूरी तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। इसके अलावा भारत के ही कुछ देखा जाए जमींदार वर्ग, साहूकार वर्ग, व्यापारी वर्ग, कहीं ना कहीं प्रश्रय तो देखिए अंग्रेज़ों को मिल ही रहा था। खैर, इस बारे हम लोग मेंस के टॉपिक में बात करेंगे। चलिए, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? देखिए, दक्षिण भारत में हमेशा ही सिंचाई व्यवस्था को लेकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति रही है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण। लेकिन सर आर्थर जो कॉटन था, यह एक ब्रिटिश जनरल था, और ब्रिटिश जनरल के साथ साथ एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि इनोवेटिव पर्सन था। यहाँ पे सिंचाई इंजीनियर था। जब सिंचाई इंजीनियर था तो फिर शुरू हो गया दक्षिण भारत में, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखेंगे तो इसने बड़ी मात्रा में कई सारी जो बांधों को बनवाया, जैसे कि दोमेश्वरम बांध, उसी तरीके से यहाँ पे प्रकाशम नाम सुन लीजिए आप लोग, प्रकाशम बांध। तीसरे नंबर पे है कुरनूल, इसी को बोला जाता है कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक जिला है, जो कि आप लोगों ने जियोलॉजिकल कैलेंडर में ज़रूर पढ़ा होगा, या फिर चट्टानी संरचना में कुडप्पा संरचना भी है, कुरनूल। ठीक है, कुडप्पा। उसके बाद से यहाँ पे इसने भारत और सिलोन के बीच जो पब्बन द्वीप तक जाने के लिए, जिसको रामेश्वरम द्वीप, वहीं पे, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं। पब्बन द्वीप, यहाँ पे इसने समुद्री मार्गों का निरीक्षण किया हुआ था, मैंने निरीक्षण नहीं करेंगे, पर्यवेक्षण, सर्वे कराया हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में देखेंगे तो तमिलनाडु से जस्ट कुछ दूर आपको यहीं पे दिखाई देगा रामेश्वरम, जो बीच में लगभग 5-6 किलोमीटर का गैप है, समुद्र बहता है, उसके ऊपर ट्रेनों की बहुत शानदार सुविधा है। ठीक है, इसी से खुश होकर देखेंगे आंध्र प्रदेश का जो राजा था, राजा महेंद्र वर्मन नहीं है, वरम है। इसने एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया और उसका नाम रख दिया सर आर्थर कॉटन के नाम पे, इसीलिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे ये सब शब्दावलियाँ है। देखिए औरंग है, बेनियान है, मिरासीदार है। देखिए औरंग एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है गोदाम, गोदाम जहाँ पे अनाजों को इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पे गलत है, राजकोष का प्रभारी नहीं होगा, इसका संबंध हो जाएगा माल भंडारण गोदाम से। बेनियान ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बेनियान एक वणिक समुदाय है, एक वणिक समुदाय है जो ये लोग भारतीय और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता का काम करता था, खासकर व्यापार संबंधी गतिविधियों को लेके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट हो जाएगा। और तीसरा है यहाँ पे मिरासीदार। मिरासीदार एक अरबी शब्द है और माना जाता है कि ये राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान लोग होते थे ना, राजस्व दाता, राजस्व देने वाले थे, मिरासीदार भी होता था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, केवल और केवल बी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। देखिए अंग्रेजी शासन का जो परिणाम था, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अब समझिए, पहले जो कृषि होता था भारत में, जो पहले कृषि जो होता था वो बिल्कुल देखा जाए तो खाद्यान्न कृषि होता था। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया तो अब खाद्यान्न कृषि से कैसा हो गया, वाणिज्यिक कमर्शियलाइज जो फसल है उस पर यहाँ पे बल दिया जाने लगा। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सारा जो अलग अलग जो जैसे कि फसल था, चाय, रबर, इसके अलावा हो जाएगा जूट, कपास, तंबाकू, ये सब यहाँ पे वाणिज्यिक फसल है जिसको खा के जिंदा नहीं रहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ मज़ा देगा, मनुष्य की वस्तुओं को मनुष्य के जो कार्यों को थोड़ा आसान बढ़ाएगा, लेकिन इससे ज़िंदा नहीं रहा जा सकता है। खाद्यान्न फसल नहीं है। जब ये सारा प्रोडक्शन किया जा रहा है पूरे भारत में, जब किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि खाद्यान्न फसलों की कमी होगी, किसान मारे जाएंगे बड़ी मात्रा में। और यही कारण है कि मानव जनित जो अकाल है भारत के शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा होगा। जब बंगाल में पड़ गया, इतना शानदार इलाका बंगाल, गंगा का अपवाह क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, मानसूनी वाला इलाका, वहाँ जब पड़ जाएगा तो बाकी अन्य क्षेत्रों की तब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मानव जनित ही अकाल था। तो ध्यान रखना था, ठीक है, कि यहाँ पे आप जो ब्रिटेन के औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कृषि का पूरी तरीके से वाणिज्यीकरण किया गया। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, नहीं हुआ। देश के अन्य भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, 19वीं शताब्दी में बिछाई गई थी। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अब ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर वो लोग जो ब्रिटिश मैंने है ना, यहाँ पे ब्रिटिश उत्पादन के कह रहे हैं कि आयात पर, वो लोग जो आयात कर रहा है भारत से वस्तुओं को, क्या भारी शुल्क लगाया गया था? लग रहा है आपको नाम मात्र का, तो ये गलत है। अब 2 सही है, लेकिन इसमें जो सबसे जो सटीक व्याख्या कर रहा है औद्योगिक क्रांति के दौर पे यहाँ पे भारत पर पड़े प्रभाव की रेलवे हुआ है, लेकिन ये सटीक व्याख्या उतना नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है। भारतीय दस्तकारी उद्योग पूरी तरीके से यहाँ पे नष्ट हो गए। इसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। जैसे कि 19वीं शताब्दी के दौर में भारतीय कृषि उद्योगों का बुरी तरीके से क्या हुआ, एकदम मतलब बर्बाद ही हो गया, ख़त्म हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने मैंने जो मुक्त व्यापार की जो नीति लाई गई थी, उस मुक्त व्यापार से लाभ किसको मिला? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को लाभ मिला। भारतीय माल पर अत्यधिक चुंगी लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। सोचिए, कच्चा माल पे चुंगी लगाया जा रहा है और तैयार माल को ब्रिटेन से निर्यात करके भारत के बाज़ारों में पटका जा रहा था। फ़ायदा किसको होगा? स्वाभाविक सी बात है, अंग्रेजों को होगा। रेलवे का विकास किया गया यहाँ पे, लोगों के घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि भारत से कच्चे माल की ढुलाई और तैयार माल की वस्तुओं को तेज़ी से सप्लाई करने के लिए रेलवे का विकास किया जा रहा है। ये भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे तो वाणिज्यवादी प्रक्रिया का यहाँ पे हिस्सा था। इसके अलावा विदेशियों को भारत में उद्योग लगाने की सुविधा दी गई। तो क्या ये जो उद्योग लगाने की सुविधा दी जा रही है, क्या उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है इससे? बिल्कुल यहाँ पे मिल रहा है। इसीलिए मार्क्स तो बोल रहा था ना कि अंग्रेज लोग घुसपैठिया था जो भारतीयों को बर्बाद करके रख दिया, चरखा का नेस्तानाबूद करके लोग रख दिया। तो अगर मार्क्स से बातें बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए पहला करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। और मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए अभी लगभग 45 के आसपास प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ये 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर 10 से 15 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूं तो बस एक मात्र औपचारिक मात्र होगा कि आपने घटना चक्र पढ़ लिया, जबकि रियल में नज़रिया नहीं होता है। घटना चक्र प्रीवियस ईयर के सारे गोल्डन जो प्रश्न जो होता है, पूरा जो कलेक्शन होता है, उसको आप कितने बड़े डायमेंशन के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि इसी डायमेंशन के अंतर्गत इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी प्रश्न पूछा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसी डायमेंशन के अंतर्गत इर्द गिर्द जितना भी मैं डायमेंशन बना रहा हूँ उसे आप देखने का प्रयास कीजिए। रियल में घटना चक्र को लगाने का मायना यही होता है, तभी जाके एग्ज़ाम में आप ठीक है अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब करें। टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इधर कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर सकते हैं।